जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में ये 500 सवाल पढ़ेंगे हम लोग, और ये 500 सवाल जो है एग्जाम में छपने वाली सवाल है। ये सवाल ही बिहार एसआई में छपेगा और 67वीं बीपीएससी में ये सवाल ही छपेगा। तो आप जरूर ये सारे सवाल को करें। तो हम लोग कल जो है 20 नंबर सवाल तक पढ़ चुके थे। इस वीडियो में देखेंगे 21 नंबर से आगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 21 नंबर सवाल से। आखिरी में आपको कमेंट करना है कि आप जो है कितने सवाल सही कर पाए हैं। हम लोग इस वीडियो में जो है 30 सवाल देखेंगे। 30 सवाल में से आप कितना सवाल का उत्तर सही कर पाए हैं, आपको पहले से कितने सवाल का उत्तर पता था, ज़रूर आप कमेंट करें। अगर पिता के फिक्र को फक्र में बदलना चाहते हैं तो आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहे। और ये 500 सीरीज जो है, ये 500 सवाल का सीरीज जो है एग्जाम में सेम टू सेम सवाल छपेगा बिहार एसआई और 67वीं बीपीएससी में। तो आप जरूर मेरे साथ बने रहे। देखिए 21 नंबर सवाल को उत्तर कीजिए आप तेजी में। साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था? तो साइमन कमीशन का क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शन दिख रहा है, बताइए। भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश। भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। और इससे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। और बताइए गोलमेज सम्मेलन, कितने गोलमेज सम्मेलन हुआ है ना, कितने गोलमेज सम्मेलन हुआ? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तेजी में याद कीजिए, 1930, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कौन था? भीमराव अंबेडकर। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तेजी में बताइए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? गांधी जी, गांधी जी है ना। इसके साथ मदन मोहन मालवीय थे, है ना, सरोजिनी नायडू थे। ये आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। अगले सवाल देखिए 22 नंबर सवाल। भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ? तेजी में उत्तर कीजिए आप। भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन कब हुआ था? तो आप सभी को पता है कि भारत में 1853 में पहली बार ट्रेन चलाया गया था। तो ऑप्शन बी सही है। आपको ध्यान रखना है कि भारत में पहली बार 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई थी ट्रेन। भारत में जो है रेल निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि भारत के कच्चे माल को देश के अंदर से बाहर ले जाना, यही इसका उद्देश्य था। भारत में जो कच्चे माल है इसे बाहर ले जाना, ब्रिटेन ले जाना, ये उद्देश्य था। चलिए आगे देखते हैं। और एक सवाल यहाँ पर पूछा जाता है कि भारत में जो है रेल मतलब ट्रेन का सबसे ज़्यादा विस्तार जो है किस वायसराय के समय में हुआ था? तो भारत में जो है ट्रेन का विस्तार यानी रेल का विस्तार सबसे ज़्यादा किस वायसराय के समय हुआ है? तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा विस्तार जो है करजन के समय में हुआ था। करजन के समय में 1853 में कौन था? डलहौजी। सबसे ज़्यादा विस्तार पूछे तो करजन। अगले सवाल देखिए 23 नंबर सवाल। निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रहालय है? बहुत अच्छा सवाल है। तो ऐतिहासिक महत्व का जो है सामग्री का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सी है? तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये कहाँ पर है? ये पटना में है। ये पटना में है, आपको याद रखना है। और इस लाइब्रेरी की जो स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1891 में खान बहादुर खुदा बख्श के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है। और इस लाइब्रेरी का जो है पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? इस लाइब्रेरी के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन होते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल जो है इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगले सवाल देखिए 24 नंबर सवाल। ब्रिटिश सरकार की किस राजस्व व्यवस्था ने किसानों को अधिक संरक्षण प्रदान किया था? ब्रिटिश सरकार के किस राजस्व व्यवस्था ने किसानों को अधिक संरक्षण प्रदान किया था? आपके पास ऑप्शन है बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त, मद्रास की रैयतबाड़ी व्यवस्था, सी नंबर मध्य प्रांत की जमींदारी व्यवस्था, और डी नंबर है आपके पास संयुक्त प्रांत की मालगुजारी व्यवस्था। तो कौन सही है? तेजी में सोचिए, 5 सेकेंड आपके पास है, बताइए। तो यहाँ पे सही है ऑप्शन बी, मद्रास की रैयतबाड़ी व्यवस्था। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। और इसमें जो है आपको क्या याद रखना है कि रैयतबाड़ी व्यवस्था जो थी इसके जन्मदाता कौन थे? रैयतबाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? तो कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो इसके जन्मदाता थे। इतना याद रखना आपको। 25 नंबर सवाल। भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1851, 1875, 1854, 1854 के बाद 1900। ऑप्शन डी में 1900 है। तो इनमें से कौन ऑप्शन सही है? तेजी में बताइए, तेजी में बताइए। और 1854 यहाँ पर सही उत्तर है। तो भारत में पहली जो है
टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ 1854 ईस्वी में हुआ था और मुंबई से लेके पुणे टेलीग्राफ भेजा गया था। और आपको याद रखना है कि ये जो है सेवा 2013 में बंद भी हो गया, 2013 में ये बंद हो गया था। देखिए अगले सवाल, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो किसने स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक। अगले सवाल देखिए, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? तो आपके पास सही उत्तर है सिपाही विद्रोह के बाद, सिपाही विद्रोह के बाद। ऑप्शन डी सही है। देखिए तेजी में अगले सवाल का उत्तर कीजिए आप। 28 नंबर सवाल, हंटर आयोग की स्थापना का कारण क्या था? हंटर आयोग की स्थापना का कारण क्या है? तो क्या कारण था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। आप सभी को पता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 29 नंबर सवाल देखिए, 29 नंबर सवाल, संविधान सभा की संघ शक्ति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की संघ शक्ति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन अध्यक्ष था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी सही है। आपको लास्ट में बताना है कि आप कितने सवाल का उत्तर सही कर पाए हैं, 100% बताइएगा। अगले सवाल देखिए 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल का उत्तर कीजिए। वर्ष 1940 में आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का कहाँ से जो है ये स्टार्ट किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में आचार्य विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था कहाँ से? आपके पास ऑप्शन है नांदेड़ जो कि गुजरात में है, पवनार महाराष्ट्र में है, अडियार मद्रास में है और गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। कहाँ से स्टार्ट किया था? तो ये महाराष्ट्र का जो है पवनार से स्टार्ट किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल देखिए, 31 नंबर सवाल का उत्तर करना है आपको। भारत में पोस्ट स्टाम्प का प्रचलन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में पोस्ट स्टाम्प का प्रचलन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? ऑप्शन दिख रहा है और आप सोच लिए होंगे कौन सही है। तो कौन सही है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। तो पोस्ट स्टाम्प का प्रचलन जो है और इसके बाद डाक महानिर्देशक की नियुक्ति करने वाला भारत में जो गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी थे, ये ध्यान रखना। अगले देखिए, और डलहौजी ने इसके बाद आप सभी को पता है कि हड़प नीति ने भी डलहौजी ने लागू किया। रेलवे का प्रारंभ डलहौजी ने किया। सिविल सेवा में लिखित परीक्षा जो भारत में होने लगा था डलहौजी के समय में। देखिए 32 नंबर सवाल को उत्तर करना है आपको। क्या कर रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तेजी में करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन डी सही है, मूल शंकर। मूल शंकर। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था और इसका जन्म जो है 1824 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इसका जन्म? 1824 में जो है इसका जन्म कहाँ पे हुआ? गुजरात में हुआ था। कहाँ पर? इस इलाके में, गुजरात में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। 33 नंबर सवाल देखिए, 33 नंबर सवाल, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो की नारा दिया था और इन्हें लगता था कि वेद में ही पूरी सच्चाई है, इसके अलावा जो भी ग्रंथ है वो प्रमाणिक नहीं है ना, वो फालतू के ग्रंथ हैं। तो चलिए इसके मानना था ये। तो हमें याद रखना है कि वेदों की ओर लौटो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसके बाद इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना किया था और शुद्धि आंदोलन और गो रक्षा आंदोलन को भी ये चलाया था, ये आपको ध्यान रखना। शुद्धि आंदोलन, गो रक्षा आंदोलन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसमें काफ़ी अहम योगदान दिया था। 33 नंबर सवाल आपके सामने है, तेजी में उत्तर कीजिए। 33 नंबर सवाल, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आप सभी को पता है कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था, याद है ना? कौन थे गवर्नर? कौन थे इस समय गवर्नर? तो करजन के समय में है ना बंगाल विभाजन हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और इसी समय जो है रक्षाबंधन स्टार्ट हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने है ना दुखों को दूर करने के लिए एक दूसरे के हाथों पर क्या बना था? धागा बांधा था। ये सब आपको पता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। क्या है ऑप्शन ए में? बंगाल विभाजन के विरोध में। तो आप सभी को याद रखना है कि 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन, डेट याद रखना, 16 अक्टूबर 1905। 1905 नहीं, डेट के साथ, क्योंकि एग्जाम में डेट भी पूछ लेते हैं कई बार। 1905 तो सबको पता है कि बंगाल विभाजन 1905, लेकिन आपको डेट भी ध्यान रखना है कि 16 अक्टूबर 1905।
34 नंबर सवाल, 19वीं सदी में भारत का पुनर्जागरण किस वर्ग से संबंधित था? 19वीं सदी में भारत का पुनर्जागरण किस वर्ग से संबंधित था? आपके पास ऑप्शन दिख रहा है। और हम लोग जो इस तरह से ये 500 सवाल करने वाले हैं, ये सारे सवाल जो है एग्जाम में छपने वाले हैं, ये आप ध्यान रखें। यहाँ से सवाल जो है 100% पूछे जाएंगे बिहार एसआई और 67वीं बीपीएससी में। तो आप लोग कर लिए हैं उत्तर, क्या है सही उत्तर? मध्यम वर्ग। तो 19वीं सदी में भारत का पूर्ण जागरण किस वर्ग से संबंधित था? मध्यम वर्ग। ऑप्शन बी सही है, मध्यम वर्ग। 35 नंबर सवाल दिख रहा है कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए सही है, दादा भाई नौरोजी। थोड़ा 2 लाइन आप दादा भाई नौरोजी के बारे में सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। सुनिए, देखिए दादा भाई नौरोजी जिन्हें क्या बोलते हैं, भारत के वयोवृद्ध पितामह के रूप में जानते हैं। और इन्होंने 1892 में ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय बने थे। तो सवाल पूछे जाते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। इसके कुछ अन्य कार्य भी हैं, तो अन्य कार्य भी आप ध्यान रखिए। तो इन्होंने जो है धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। और इसके बाद कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष यही थे। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। 1886 कलकत्ता अधिवेशन में बना था। और स्वराज शब्द का मांग पहली बार इन्होंने स्टार्ट किया था 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। ये आपको 2-4 बार इतना याद रखना है। अगले सवाल देखिए, 36 नंबर सवाल आपको उत्तर करना है तेजी। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का जनक था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन थे? तो आपके सामने ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड विलियम बेंटिंग और कर्जन। आखिरी है कर्जन। तो कौन थे? तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जो चालू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में जो है अस्थायी बंदोबस्त चालू किया था बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखना। देखिए अगले सवाल, स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो पढ़िए कौन है सही उत्तर यहाँ पे? पिंगली वेंकैया सही उत्तर है। ऑप्शन डी सही है, पिंगली वेंकैया। ध्यान रखना है आपको कि कांग्रेस के लिए एक झंडे के विचार सबसे पहले गांधी के ने दिया था। कांग्रेस के लिए जो एक झंडे का विचार जो है सबसे पहले गांधी जी ने दिया था। और बाद में पिंगली वेंकैया ने इसे आधुनिक झंडे जो आज देखते हैं आप झंडे, ये पिंगली वेंकैया का देन है। और सबसे पहले जो विचार आया था वो गांधी जी के मन में आया था। लेकिन मूल झंडे में अशोक चक्र के स्थान पर क्या था? आपसे सवाल पूछ सकता है कि मूल झंडे में जो है अशोक चक्र के स्थान पर क्या था? अभी झंडा में अशोक चक्र है, इससे पहले क्या हुआ करता था? तो इससे पहले चरखा हुआ करता था, क्योंकि सबसे पहले गांधी जी का विचार मन में ही आया था झंडे के बारे में, इसलिए चरखा हुआ करता था पहले। आपको कमेंट में बताना है कि भारत के झंडे पर से चरखा कब हटा के और अशोक चक्र किया गया था, आपको उत्तर करना है। लोग 37 कर चुके हैं। 38 नंबर सवाल, निम्न में से किस यूरोपीय देश ने पूर्वी घाट पर कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की थी? तो पूर्वी घाट पर कौन से यूरोपीय कंपनी जो है कोई व्यवस्था स्थापित नहीं किया था? तो यहाँ पे सही उत्तर है कौन? तेजी में सोचिए, डच। ऑप्शन सी सही है, डच जो है कोई कारखाना पूर्वी तट पर स्थापित नहीं किया था, आपको याद रखना है। डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं छोटे छोटे, है ना। कुछ गंदे पीसीएस वाले हैं जो अभी तक ऐसे सवाल बनाते हैं कि डच कहाँ के लोग थे, कहाँ के निवासी थे। ऐसे कुछ गंदे पीसीएस वाले हैं जो ऐसे सवाल बनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ के थे? हॉलैंड के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा लहराया गया था? आपके सामने ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1920, नागपुर अधिवेशन 1920, लाहौर अधिवेशन 1929 और हरिपुरा अधिवेशन 1938। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे सही उत्तर है सी, ऑप्शन सी सही है, लाहौर अधिवेशन 1929। जानिए इसके बारे में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में
स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ये बात आपको याद रखना। निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों व स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया? तो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया था किस अधिनियम के माध्यम से? तो यहाँ पर क्या उत्तर सही है? तो ऑप्शन सी सही है, मैकाले मिनट 1835। तो ऑप्शन सी सही है। अगले सवाल देखिए, 41 नंबर सवाल। उपनिवेश काल में ब्रिटिश पूंजी निम्न में से किस क्षेत्र में निवेशित की जाती थी? तो उपनिवेश काल में ब्रिटिश पूंजी जो है किस क्षेत्र में निवेश की जाती थी? सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है, कृषि क्षेत्र में। ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा कृषि में पूंजी लगाया था, क्योंकि यहाँ कच्चा माल को पैदा करके वो कहाँ भेजता था? ब्रिटेन भेजता था, इसलिए कृषि में उन्होंने ज़्यादा निवेश किया था। चलिए अगले सवाल, 42 नंबर सवाल देखिए। अपने प्रारंभिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो स्टार्टिंग काल में जो है, शुरू में मोहम्मद अली जिन्ना क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता के विरोधी थे या हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे? तो ये बताना है आपको। तो यहाँ पे सही उत्तर है हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। तो स्टार्टिंग में जो है मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, लेकिन बाद में आप सभी को पता है कि ये विरोधी हो गए थे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था, लेकिन बाद में इनके कांग्रेस के मतभेद हो जाने के कारण कांग्रेस विरोधी और राष्ट्र सिद्धांत के प्रबल समर्थक हो गए थे मोहम्मद अली जिन्ना। आपके सामने 43 नंबर सवाल। 17वीं सदी में पश्चिमी तट पर सर्वाधिक व्यापार करने वाला लोग थे। तो 17वीं सदी में पश्चिमी तट पर सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाले कौन से लोग थे? तो आप सभी को पता है पश्चिमी तट के बारे में। पश्चिमी तट, जैसे आप भारत का मैप बनाते हैं, है ना, तो पश्चिमी तट जो है ये है, ये साइड जो है पश्चिमी तट है, इसे पश्चिमी घाट बोलते हैं, और ये वाले जो है ये वाले भाग को बोलते हैं पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट पर जो है सबसे ज़्यादा किसने व्यापार किया था, कौन व्यापार किया था? तो यहाँ पर इस टाइप की सवाल है, तो उत्तर कीजिए आप लोग सोच लिए होंगे क्या सही है? पुर्तगाली सही है, पुर्तगाल सही उत्तर है। और वास्को डी गामा आप सभी को पता है कि 1498 में भारत की खोज किया था। भारत की खोज वास्को डी गामा याद रखना है। आप सभी बताइए कि वास्को डी गामा पहली बार भारत 1498 में आया, लेकिन दूसरी बार भारत कब आया था? बहुत सारे लोग को ये पता नहीं होते कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था। तो आपको बता देते हैं कि वास्को डी गामा जो है पहली बार तो 1498 में भारत आया था, और दूसरी बार 1502 में भारत आया। वास्को डी गामा दूसरी बार कब भारत आया? 1502 में। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेंस लेवल के सवाल। पीटी में तो नहीं पूछे जाएंगे, मेंस लेवल के सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग, तो ये आपको ध्यान रखना है। 44 नंबर सवाल देखिए। जयप्रकाश, यहाँ पर क्या करना है हमें? 44 नंबर सवाल, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। देख रहे हैं, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। आप लोग तेजी में पढ़िए और मैच कीजिए। क्या है? जयप्रकाश नारायण, और सामने है दीनबंधु मित्र, CF इंडोज, उसके सामने है भारत के वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी, इसके सामने में है लोकनायक, और लाला लाजपत राय, इसके सामने है पंजाब केसरी। तो क्या क्या मैच करेगा? चलिए आपको बताते हैं। देखिए, जयप्रकाश नारायण को क्या बोलते थे? लोकनायक बोलते थे। CF इंडोज को दीनबंधु, CF इंडोज को क्या बोलते थे? दीनबंधु। और दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पितामह कहते हैं, मतलब नेता दादा। और इसके बाद लाला लाजपत राय लास्ट में जो है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। अगले सवाल 45 नंबर सवाल है आपके सामने, उत्तर कीजिए। 45 नंबर सवाल देखिए, कौन से युग्म जो है गलत है? 4 ऑप्शन है, देखिए इनमें से कौन से जोड़ा जो है गलत है? तेजी में देखिए कौन सी जोड़ा गलत है, गलत देखिएगा, गलत कौन सी है? तो रानी लक्ष्मीबाई इंदौर से थे? नहीं, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थे। तो ऑप्शन ए सही है, मतलब गलत ए है। तो यही पूछ रहा था कौन गलत है, तो उत्तर करेंगे ए। इसके बाद आगे भी देख लीजिए कि खान बहादुर खान रुहेलखंड से थे 1857 की क्रांति में। कुंवर सिंह तो बिहार से थे, बिहार के शाहाबाद से। नाना साहिब कानपुर से नाना साहिब। अगले सवाल आपके सामने है 46 नंबर सवाल, उत्तर कीजिए 46 नंबर सवाल।
किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा? तो कौन से नेता थे जिन्होंने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर जो है भारत का इतिहास लिखा? ऐसे महान व्यक्ति सोचिए, तो कौन थे? तो वीर सावरकर। वीर सावरकर ने जो है क्या किया था? अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा। और आपको भी स्मार्ट स्टडी 1 के साथ अब की बार जो है मात्र 15 दिन में आधुनिक भारत के 500 सवाल सॉल्व करके बिहार दरोगा में सिलेक्शन लेके इतिहास रचना है। अगले सवाल 47 नंबर सवाल देखिए। 47 नंबर सवाल, भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन किया गया? तो भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन किया गया? आपके सामने ऑप्शन है सतारा, झांसी, अवध, जौनपुर। तो सही उत्तर कौन है? सतारा। सतारा में पहली बार जो है हड़प नीति लागू की गई थी। हड़प नीति कौन प्रारंभ किया था? आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को स्टार्ट किया था। और इस नीति में क्या था? इस नीति के बारे में जानिए कि इस नीति में क्या था। तो इस नीति में वे सभी राष्ट्र जिनके वेद उत्तराधिकारी नहीं थे, मतलब खुद के बेटे नहीं थे, तो वेद उत्तराधिकारी नहीं थे, उनको ब्रिटिश सम्राट में मिला लिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपको सीरीज ध्यान रखना है, पहले सतारा को मिलाया गया, फिर जौनपुर को मिलाया गया, फिर संभलपुर को मिलाया गया, और इसके बाद बाघाट को मिलाया गया, और फिर उदयपुर को मिलाया गया, और लास्ट में जो है झांसी को मिलाया गया। अगले सवाल 48 नंबर सवाल, किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? तो किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन है आपके पास मेकाले, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है लॉर्ड केनिंग। ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड केनिंग। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, लॉर्ड केनिंग के शासनकाल में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, है ना, मुंबई यहाँ कर सकते हैं, महाराष्ट्र इस इलाके में है तो यहाँ पर मुंबई, और क्या है मद्रास, है ना, तमिलनाडु इस इलाके में है तो मद्रास कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, 3 जगह जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगले सवाल देखिए 49 नंबर सवाल, निम्न में से चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था। तो कौन चटगांव शस्त्रागार लूट में हिस्सा नहीं लिया था? आपके पास ऑप्शन है कल्पना दत्त, सूर्यसेन, प्रीति लता वाडेकर और दिनेश गुप्ता। तो कौन भाग नहीं लिया था? दिनेश गुप्ता सही उत्तर है, इन्होंने भाग नहीं लिया था। और ये 3 व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। लास्ट सवाल है 50 नंबर सवाल, और लास्ट में आपको बताना है कि आप कितने सवाल का उत्तर सही कर पाए हैं। निम्न में से किस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सूबे में निर्णायक भूमिका निभाने लगी? तो ऐसे कौन सी घटना थी जिसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में जो है निर्णायक भूमिका निभाने लगी? आपके पास ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, फर्रुखसिहर का फरमान जो कि 1717 में जारी किया था, और इब्राहिम खान का फरमान। तो यहाँ पर सही उत्तर है बक्सर की लड़ाई। और आप सभी को पता है कि जब बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, तो उस समय अंग्रेज फाइनल तौर पर जीत चुका था, और बंगाल का नवाब और मुग़ल बादशाह और अवध का नवाब, है ना, ये तीनों हार गया था। तो इसलिए जो है निर्णायक युद्ध माने जाते हैं बक्सर की लड़ाई, क्योंकि यहाँ 3 शासक को, बंगाल के, अवध के और मुग़ल सम्राट को हरा दिया था अंग्रेज ने, इसलिए ये निर्णायक युद्ध माने जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि 50 में से, है ना, 20 से लेके 50 सवाल देखे हैं, तो इन 30 सवाल में आपका कितना सवाल सही हुआ है, ज़रूर बताइए आप।